हेलो एवरीवन। आज उपाय की 17th क्लास है और आज की क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तरह से जब भारत आज़ादी की लड़ाई जब स्टार्ट हुई और जब उसको आप बोले जाए कि अब लास्ट फेज मान लो आज़ादी का, कि लास्ट मतलब जब हमको आज़ादी मिलने वाली है, तो ये लगभग लास्ट के 14-15 साल की कहानी है। ठीक है, उन 14-15 साल में लास्ट के में क्या हुआ था उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिससे कि फाइनली हम आज़ाद हो गए। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा कि बड़े बड़े मोमेंट हमने तीन पढ़े। ठीक है, एक बड़ा मोमेंट कब पढ़ा था हमने, बंगाल का विभाजन हुआ था तब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। दूसरा मोमेंट कब पढ़ा हमने, 1905 में हुआ था पहला। और दूसरा जब 1920 से 22 के बीच में चला, उसका नाम क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, जब गांधी जी ने आए और उन्होंने कमान संभाली। और तीसरा बड़ा मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1930 से लेके 1934 के बीच में, जो कि कहलाया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन बड़े मूवमेंट हमारे अभी तक की हिस्ट्री में, अभी तक की में आज़ादी की लड़ाई में ये तीन बड़े आंदोलन हुए। अभी ये तीनों आंदोलन खत्म हो गए। गांधी जी को, आपको पता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बढ़िया चल रहा था। लॉर्ड इरविन साहब आए गांधी जी के पास में कि समझौता कर लेते हैं। उन दोनों के बीच में एक पैक्ट हो गया, इसको गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। गांधी जी ने भी अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थोड़ा सस्पेंड कर दिया और वो उनकी बातों में आगे चले गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। पर उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। और जब कुछ भी नहीं मिला, वो वापस आए कि वापस हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे। तो अंग्रेजों ने अपना वॉइस रॉय चेंज कर दिया, विलिंगडन को वॉइस रॉय बना दिया। और अब क्या किया, वॉइस रॉय को, विलिंगडन को बना के, और उसके बाद में सारे बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया और सबको जेल में डाल दिया, इंक्लूडिंग गांधी जी। तो अब सब जेल में चले गए, तो धीरे धीरे आंदोलन वहीं पे धीरे धीरे जाके, और उसका आंदोलन का दम टूट गया, ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ, नई चीज़ें उसके बाद में लगभग 1932-34 में आंदोलन खत्म हो गया। तो 1935 में एक नया एक्ट आता है, फिर से एक नया एक्ट। इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन से एक्ट पढ़ चुके एक्ट, इससे पहले 1919 का एक्ट आया था, उससे पहले 1909 का एक्ट आया था, उससे पहले 1892 है ना, 91-92 उसका एक्ट आया था, 1892 आई थिंक वो एक्ट आया था। तो ये सारे एक्ट चले आ रहे थे और इन एक्ट के तहत ही भारत में एक तरह से अंग्रेजी राज चलता था। मतलब ये एक्ट में सारी चीज़ें लिखी रहेंगी, उसके अकॉर्डिंगली वो चलाते थे। तो अब 1935 में एक नया एक्ट आया। ठीक है, ये एक्ट क्या बोलता है, इसने एक तो डायरकी को ख़त्म कर दिया। जो डायरकी पिछली बार बताया था ना, द्विशासन है ना, उसको ख़त्म कर दिया। प्रोविंसेस को दिया गया था ना 1919 में, उसको ख़त्म कर दिया। और इस डायरकी को कहाँ लागू कर दिया, सेंट्रल में लागू कर दिया था। ठीक है, प्रोविंस से खत्म करके सेंट्रल में लागू कर दिया। आप इतना याद रखिए, डायरकी 1919 में आई थी और ख़त्म कब हुई, 1935 में, इतना याद रखिए। डायरकी खत्म करके प्रोविंसेस जो भी थे ना, प्रोविंसेस आप समझते हैं क्या, जो स्टेट्स है ना अभी, उन्हीं को प्रोविंसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी क्या है, सेंट्रल तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और जो स्टेट है जैसे महाराष्ट्र है, तो एक स्टेट है, आज स्टेट बोलते हैं, पहले टाइम पे उसको प्रोविंस बोलते थे, बस इतना है। जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये सब क्या है, प्रोविंसेस बोल दिए पहले के ज़माने में। ठीक है, तो इन प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई। पहले क्या था, सारे का सारा निर्णय कौन, वायसरॉय करता था, दिल्ली में बैठ गया। अभी 1935 के एक्ट में इनको सब कुछ दे दी कि भाई जो स्टेट है, जो प्रोविंस है, वो अपने हिसाब से सारा का सारा काम करेगा, ज़्यादा दखल हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएगी, बनाने का प्रस्ताव था कि जिसमें, देखो भारत जो देश था, आप लोगों को पता ही है, जैसे मान लो भारत देश है पूरा पूरा, तो उसमें कुछ प्रोविंसेस थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, मतलब प्रोविंस तो वो थे जिन पे डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से राज करती थी, और प्रिंसली स्टेट वो प्रिंसली स्टेट थे जिनमें राजा महाराजाओं का राज था, पर वो अंग्रेजों के अंदर ही थे। मतलब जैसे सब्सिडरी अलायंस, जैसे निज़ाम ने सब्सिडरी अलायंस कर लिया, तो निज़ाम का अलग से रूल था, मतलब डायरेक्ट रूल नहीं करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट इनडायरेक्टली वो अंग्रेजों के अधीन ही थे। तो इस तरह से थे प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट कोई 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थे, छोटे 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 छोटे, बहुत बड़े नहीं थे। और प्रोविंसेस थे, आई थिंक 11 प्रोविंसेस थे बड़े वाले। ठीक है, 11 प्रोविंसेस जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाती थी, और वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे प्रोविंसेस, जैसे उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस 1935 में आया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाएगी, जिसमें कि प्रोविंसेस को और स्टेट्स को, सॉरी प्रिंसली स्टेट्स को, इन सबको मिला के एक फेडरेशन बनाई जाएगी, जो कभी लागू नहीं हुई। तो इसको ज़्यादा टेंशन मत लो।
फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा 1936 में, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वही पहले फेडरल कोर्ट। ठीक है, ठीक है। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ? 1936 में। ये बड़े बड़े इसके 4 निर्णय मैंने लिख दिया। ठीक है, ये 1935 में आ गया। ठीक है, और इसी एक्ट में ये भी आया कि प्रोविंसेस में सब में क्या होगा? इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन हुआ 1937 में। कांग्रेस पार्टी ने भी इस इलेक्शन को लड़ा। ठीक है, अब इसमें इलेक्शन क्या होगा कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा, और मतलब लोग जाके वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो 11 प्रोविंसेस जो मैं बता रहा था उनमें इलेक्शंस हुए। उनमें देखो 11 में से मेजोरिटी, कांग्रेस के पास मेजोरिटी कितने स्टेट्स में आई? 6 स्टेट्स में। ठीक है, 6 स्टेट्स में उनके पास मेजोरिटी आ गई। 1 2 3 4 5 6। बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा में। क्लियर मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 100 सीट्स है, तो क्लियर मेजोरिटी का मतलब क्या हो? 50 से ज़्यादा, मतलब आधी से ज़्यादा सीट। जैसे अभी बीजेपी के पास में आधी सीट से ज़्यादा सीट्स उनके पास आनी चाहिए, इसको बोलते हैं क्लियर मेजोरिटी। तो 11 प्रोविंस में क्या हुआ? 11 प्रोविंस में क्या हुआ? 11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए, और 11 प्रोविंसेस में 9 में 6 में इनकी क्लियर मेजोरिटी आई। 3 में लार्जेस्ट पार्टी बने। जैसे कि हो सकता है कि 100 सीट्स हैं और 40 आ गई इनके पास में, कांग्रेस के पास, और 20 कोई छोटी बड़ी पार्टी में आ गई, जैसे मुस्लिम लीग में, इनमें आ गई। तो क्या हुआ? आवाज़ में थोड़ा दिक्कत आ रहा है ना? तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये एक तरह से 6 में तो मेजोरिटी आ गई, और कुछ स्टेट्स में, 3 स्टेट्स ऐसे थे जिनमें क्या हुआ? लार्जेस्ट पार्टी बन के बनी। ठीक है, मेजोरिटी नहीं थी, मतलब 50 से ज़्यादा सीट्स नहीं होंगी 100 में से, पर लार्जेस्ट पार्टी थी। और इन्होंने 8 स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट बना ली। 6 में तो जिनमें मेजोरिटी आई तो उसमें तो बनानी थी, और 2 जिसमें लार्जेस्ट पार्टी भी बनी थी उनमें भी तिकड़म उकड़म करके और इन्होंने गवर्नमेंट बना ली। ठीक है, बंगाल में इनकी गवर्नमेंट नहीं बनती। एक तरह से ये क्वेश्चन मैं इधर उधर देखा था, इसलिए मैंने डाल दिया। आवाज़ क्लियर है क्या? एक बार बता दीजिए मेरे को। अभी आवाज़ ठीक आ रही है? अभी ठीक है ना आवाज़? ओके, ओके। मे भी कुछ बीच में इशू आया हुआ। ठीक है, तो अब स्लोली स्लोली चलते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए क्या क्या इवेंट हो गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ गया। 1937 में इलेक्शंस हो गए। अब जो 11 स्टेट्स हैं जो हमारे पूरे के पूरे भारत में, उसमें से 9 में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट चल रही। देखो अब धीरे धीरे कैसे आज़ादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कि धीरे धीरे स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट चलाने लग गए। सेंट्रल में तो अभी भी वही वॉइस रॉयर वो अपने हिसाब से चला रहा है, ऐसे सोचिए। अब क्या हुआ? अचानक से एक बड़ी चीज़ होती है, वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध 2। कब? 1 सितंबर 1939 में, जब ये गवर्नमेंट बनी थी उनके 1 डेढ़ साल बाद में। ठीक है, तो ये है वर्ल्ड वार 2। और वर्ल्ड वार चलता है 6 साल के लिए, लगभग 1939 से लेके 45 तक, 5 से 6 साल तक चलता है। ठीक है, और ब्रिटेन ने बिना भारत के लोगों से पूछे ही बोला कि भारत जो हमारी कॉलोनी है वो, उसका भी पूरा सपोर्ट है वर्ल्ड वार में, वो हम लोग भी भारत की तरफ से भी सब सैनिक वैनिक जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस को गुस्सा आ गया। कांग्रेस बोला यार हमसे तो पूछ लेते, हमारी तो इतने सारे स्टेट्स में हमारी गवर्नमेंट है और हमारे ही लोगों को आप लड़ाई लड़ने के लिए ले जा रहे हो, तो हमसे तो पूछ लेते। तो कांग्रेस ने बोला कि नहीं ये गलत है, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, हमारी सारी सेना जाएगी, जो भी भारतीय सेना है, भारत के लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। इवन भारत के खुद के लोग, हम पर्सनली भी आपको सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड वार में। पर आपको है ना पहले बोलना पड़ेगा कि हमको फ्रीडम दे दोगे वार के बाद में, वर्ल्ड वार 2 खत्म होगा तो आप फ्रीडम दे देना हमको, है ना, आज़ादी दे देना। और तब तक जब खत्म नहीं होगा, अभी से आप हमको कुछ एक जेन्युइनली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाइए, मतलब हमारी गवर्नमेंट बना दीजिए आप, छोटी मोटी जैसे भी है, जो काम कर सके। तो ये सब चीज़ें कांग्रेस का स्टैंड था। उसी साल में वापस से एक लिन लिथ गो, ठीक है, ये कौन था? वायस रॉय था भारत का। लिन लिथ गो ने एक स्टेटमेंट दिया उसी साल, 1939 में हो रहा है ये सब। उन्होंने बोला कि ये वार कुछ नहीं है, कुछ जैसे कि ये अपने जापान है या इटली है या जर्मनी है या हिटलर हिटलर था उस टाइम पे, हिटलर है, मुसोलिनी है,
इनके खिलाफ अग्रेशन हो रहा है, तो मतलब ये लोग हमारे पे कब्जा करना चाह रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और कोई नहीं, आपको आज़ादी वाज़ादी नहीं मिल रही भारत को अभी। और हाँ ठीक है, तुम्हारे को खुश करने के लिए हम लोग एक कंसल्टेटिव कमेटी बना देते हैं, है ना, जिससे विचार विमर्श कमेटी बना देंगे कि अगर कोई भी आपकी बात बात हो तो हमारे को बता दो, हम उस तरह की लागू करने की कोशिश करेंगे। देखो ये कितने बदमाश लोग हैं अंग्रेज लोग, ठीक है। कांग्रेस ने बोला कि ये क्या बकवास चल रहा है, हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करते। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो ना तो वार को सपोर्ट करेंगे, ना तो आपके और मतलब आप लोगों ने मतलब ना तो हम वार को आपकी तरफ से सपोर्ट करेंगे, ना आपके अपोजिट। मतलब हम लोग, क्योंकि आप लोग वार लड़ रहे हो, तो हम लोग इतने मतलब निर्दयी लोग नहीं है कि आप वहाँ पे वर्ल्ड वार लड़ रहे हो। जैसे वर्ल्ड वार बहुत भयंकर हुआ करता था, आप वर्ल्ड वार लड़ रहे हो और हम अपने भारत में एक आंदोलन चला के आपको भगा दें यहाँ से, हम लोग नहीं। अभी हम लोग कुछ भी, कोई भी मास स्ट्रगल नहीं करेंगे, चिंता मत करो आप। तो देखो आप भारतीयों ने, देखो इनकी भारतीयों की भी एक बड़ी कहानी है। जैसे गांधी जी इनके मेन लीडर हो, गांधी जी क्या कहते थे, कोई नहीं, ब्रिटिशर्स ने हमारे पे बहुत जुल्म किए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इनको भगाएंगे। फिर भगाते भगाते एक दिन ऐसा आ गया, वर्ल्ड वार हो गया। और वर्ल्ड वार होने के टाइम पे क्या होगा, ऑब्वियसली ब्रिटेन सारी की सारी ताकत वर्ल्ड वार में लगा देगा, ठीक है। बट नहीं, गांधी जी वगैरह का इनका हृदय मतलब एक तरह से पसीज रहा है कि नहीं, ये बेचारे वर्ल्ड वार में लड़ रहे हैं, हम इनके खिलाफ अभी यहाँ पे भारत में गृह आंदोलन कैसे चला सकते हैं, हम लोग नहीं चलाएंगे। देखो कितने मतलब भोले आदमी हैं सब लोग। तो इन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, वर्ल्ड वार में जा रहे हो तुम, ठीक है, पर हम लोग ना तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम कोई गृह युद्ध करेंगे। पर ये जो 11 स्टेट्स में 8 में हमारी गवर्नमेंट बन गई, हम लोग रिजाइन करेंगे हर जगह से, ठीक है। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया इसके बाद। ये हो गया सारी की सारी कहानी 1929 में। 1929 में क्या हुआ, 1929 में वर्ल्ड वार टू आया। ब्रिटेन ने भारतीयों से पूछे बिना ही भारत की पूरी सेना वेना का सपोर्ट बता दिया कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड वार में लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस ने बोला ये गलत बात है, आप लोग ये क्या, हमको आज़ादी दो, फिर हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको। लेन लेथगो ने एक स्टेटमेंट निकाला, नहीं नहीं, आप अभी कोई आपको आज़ादी नहीं मिल रही है। फिर कांग्रेस ने बोला कि ठीक है चलो, गांधी जी ने बोला कि ठीक है चलो, आप लड़ाई, हम लोग तो आपको वॉर में भी सपोर्ट नहीं करेंगे, पर आपके खिलाफ कोई आंदोलन भी नहीं करेंगे। और जो कांग्रेस की सारी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ स्टेट्स में बनी थी, उन सब ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हो गया था और भारतीयों से पूछे बिना उन्होंने एक तरह से भारतीयों को उसमें कूदा दिया था, है ना, कि हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय रेडी हैं, ठीक है। तो बात यह है कि मैं हल्का सा वापस से रिपीट कर देता हूँ कि जब 1935 में एक्ट आ गया एक, जिसमें स्टेट्स को ज़्यादा पावर दे दी गई, है ना, जो भी ब्रिटेन ने स्टेट्स को ज़्यादा पावर दे दी। और 1937 में क्या हुआ कि इलेक्शंस हुए, जिसमें 11 प्रोविंस में से 8 में कांग्रेस ने अपनी पार्टी बना ली, मतलब गवर्नमेंट बना ली, ठीक है। तो उसके क्या हुआ कि 1.5 साल बाद में 1929 में वर्ल्ड वार टू, ये वर्ल्ड वार टू है, यहाँ पे लड़ाई छिड़ गई। और ब्रिटेन ने बिना भारतीयों से पूछे ही बोला कि भारत का भी पूरा सपोर्ट युद्ध में रहेगा। किसके खिलाफ, जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ। आप पढ़ना विश्व युद्ध दो किस कारणों से हुआ था, ठीक है। तो अब भारतीय इस चीज़ से दुखी हो गए कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, पहले हम लोगों से पूछ तो लेते। तो फिर थोड़ा प्रेशर आया यहाँ की गवर्नमेंट पे, वायसरॉय पे। तो वायसरॉय ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि ठीक है, अभी मतलब ऐसा कोई युद्ध नहीं है, हम लोग तो सिर्फ जो हो रहा है उसको थोड़ा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कंसल्टेटिव कमेटी बना देते हैं, आप लोगों की कुछ दिक्कतें हैं तो उसमें आप, उसके तहत आप लोग सोल्व कर सकते हैं। बट भारतीयों ने बोला, कांग्रेस ने बोला ये गलत है, क्या कंसल्टेटिव कमेटी बना रहे हो, हमको हमारी गवर्नमेंट चाहिए खुद की। तो पर ठीक है, युद्ध हो रहा है तो हम लोग युद्ध में आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, पर आपको अपोज भी नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे, युद्ध के दौरान कोई आंदोलन नहीं करेंगे। देखो भोले लोग हैं हम लोग, ठीक है। और पर कांग्रेस की सारी मिनिस्ट्री जो 8 में बनाई थी ना, 11 प्रोविंसेस में, वो सब बोले कि हम लोग रिजाइन कर देंगे। ओके। एक और घटना हुई 1 साल बाद में, 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन, मुस्लिम लीग का एक लाहौर में अधिवेशन हुआ। और वहाँ पे इन्होंने बोला कि हमको तो पाकिस्तान चाहिए अलग से। अभी तक पाकिस्तान की बात नहीं चल रही थी, ठीक है, या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था कि पाकिस्तान का बंटवारा चाहिए, हम बंटवारा चाहिए। पर इस दिन 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में पाकिस्तान रेजोल्यूशन निकाला गया। उसके तहत बोला गया कि हमको अलग से हमारा देश चाहिए, इंडिपेंडेंट, जिसमें मोस्टली मुस्लिम्स वाले इलाकों को मिला के बनना चाहिए, ठीक है, जो आज का पाकिस्तान है एक तरह से। तो ये कब हुआ था, 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ठीक है।
और ये डेट क्या थी, 23 मार्च, और इसलिए 23 मार्च को पाकिस्तान नेशनल डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। उसके बाद में 1940 में क्या हुआ, देखो अगस्त ऑफर आया। अभी क्या हुआ, युद्ध स्टार्ट हो गया। ब्रिटिशर्स ने बिना भारतीयों से पूछे युद्ध में भारत के साथ देने की घोषणा कर दी। कांग्रेस जो मेन पार्टी थी उसने बोला ये गलत है, पर हम आपका ना सपोर्ट करेंगे ना अपोज करेंगे युद्ध में। पर क्या हुआ कि धीरे धीरे इनको एक और ऑफर देना पड़ गया भारतीयों को। वो हुआ क्या कि धीरे धीरे विश्व युद्ध में जर्मनी की असाधारण सफलता तथा फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। विश्व युद्ध में क्या हो रहा था कि जर्मनी जो मेन हिटलर था वो आगे बढ़ता जा रहा था और ब्रिटेन की भी हालत टाइट हो गई। उन परिस्थितियों में भारतीयों का सहयोग जरूर लेना पड़ रहा, मतलब बहुत ज़रूरी हो गया इनके लिए। और इसलिए उस टाइम पर रिक्रूटमेंट होते थे, आर्मी में बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी कि, और बहुत जैसे कि मान लो बिजनेस के हिसाब से भी बहुत चीज़ें बनवानी पड़ती थी भारत में। ठीक है, तो भारतीयों का सहयोग बहुत ज़रूरी हो गया और उनको डर भी लगा कि कहीं भारत में विद्रोह होगा तो भारत की कॉलोनी हमारे हाथ से चली जाएगी। तो इस टाइम पे 1940 में तब के वॉयसरॉय, तब भी लिनलिथगो ही थे, लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि अचानक से पहले तो उन्होंने कुछ नहीं दिया था, बोला कुछ भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा, बस हम लोग ऐसे युद्ध में जा रहे हैं, तो कांग्रेस ने बोला हम सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे ब्रिटेन की खुद की हालत खस्ता हो गई जब हिटलर और मुसोलिनी की सेनाओं ने उनके साथियों को हराने लग गए और ब्रिटेन की भी हालत ख़राब हो गई। तो ब्रिटेन को जब इंग्लैंड की ज़रूरत, भारत की ज़रूरत पड़ने लगी, तो इन्होंने एक और ऑफ़र दिया भारतीयों को जिसको अगस्त ऑफ़र के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये अगस्त में आया था। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना, इसमें इन्होंने थोड़ा सा पहले से ढील दी। पहले तो बोलते थे कुछ भी नहीं मिलेगा, अब पहली बार इन्होंने बोला अंग्रेजों ने कि डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस के बारे में मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ। डोमिनियन स्टेटस मतलब आपके पास में ज़्यादातर चीज़ें आप ही के पास में होगी, पर आपका जो सबसे ऊपर जैसे राष्ट्रपति आज का, उस तरह के हमारी महारानी रहेगी आपके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं डोमिनियन स्टेटस, या वॉइस रॉय हमारा रहेगा, इस तरह की कॉन्सेप्ट है। पर ये भी अभी नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, लंबे टाइम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों को जाने का अभी भी इरादा नहीं था। और एक ये जो 1935 के एक्ट है, ये नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, संविधान परिषद बनाई जाएगी जिसमें आप लोग डिसाइड करो कि आपको कैसा कानून चाहिए। ठीक है, ये देखो बढ़िया, अभी थोड़ा सा इनका पक्ष चेंज हुआ विश्व युद्ध के कारण। ठीक है, पर जो भी आप लोग ये करोगे उसमें माइनॉरिटी का कंसेंट जरूरी है। ठीक है, माइनॉरिटी कंसेंट कंसेंट मतलब मुस्लिम्स का एक तरह से। तो जो भी आप कानून बनाओगे, है ना, या मान लो कि आप बनाना चाहते हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ कानून बनाना चाहते हो, या तो उसमें माइनॉरिटी जरूर, मतलब मुस्लिम लीग एक तरह से बोलेगी हाँ या ना फाइनली। तो इस तरह से दे दिया, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया, इन्होंने बोला यार डोमिनियन स्टेटस तो हम कब का छोड़ चुके, लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज की बात कर चुके, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ये डोमिनियन वोमिनियन के लफड़े में नहीं है हम। ठीक है, और एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर वार, वार तो पता नहीं कब तक चलता रहेगा, तो हमको तो अभी बना के दो आप ये सब। और माइनॉरिटी का कंसेंट की क्या है, ये अगर हम लोग कुछ भी कानून बनाएंगे और माइनॉरिटी, तो मुस्लिम लीग तो मना कर देगी, तो हमारा कैसे चलेगा ये काम। तो कांग्रेस ने बोला ये अगस्त ऑफर कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम लोगों ने बनाया। ठीक है, तो इसके बाद में गांधी जी वगैरह ने, इन्होंने बोला कि चलो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाएंगे, इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये क्या है, मास सिविल डिसोबीडियंस नहीं है, इंडिविजुअल है। 1940 में ये ऑफर आया और 1940 में इन्होंने, देखो अगस्त में आया था, अक्टूबर में इन्होंने लॉन्च कर दिया इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसमें क्या था, इंडिविजुअल है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि 50 मतलब हजारों लोग इकट्ठे होकर कहीं जा रहे हैं और एक तरह से गिरफ्तारी कर रहे हैं या कुछ मतलब आंदोलन कर रहे हैं। एक एक जना जाएगा, ऐसे मान लो कि इंडिविजुअल, खुद खुद का, जैसे मेरे घर से मैं, आपके घर से आप, इस तरह से इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। और चूज करेगी, है ना, कांग्रेस चूज करेगी कि आप यहाँ से मतलब चुने गए हो, आप यहाँ से चुने गए हो, हर घर से कुछ कुछ लोगों को चुनेंगी और वो एक तरह से जाएंगे और लॉ को अबाइड करते हुए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और दिल्ली चलो का स्लोगन भी इस टाइम पे स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे इनको सत्याग्रही बोला गया और ये धीरे धीरे जाएंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, तो धीरे धीरे इस तरह से 25,000 के आसपास सत्याग्रही को अरेस्ट कर लिया गया। और पहला जो सत्याग्रही था जो अरेस्ट हुआ था वो था आचार्य विनोबा भावे, और सेकंड थे
जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये होगी इंडिविजुअल सत्याग्रह की कहानी। किस लिए आया? जो ये अगस्त ऑफर था, ये एक तरह से अब ये मास वाला क्यों नहीं चला रहे? आप ये चीज़ सोचो कि जब इतनी बुरी कंडीशन है ब्रिटेन की, वो उस पर अटैक कर रहा है जर्मनी वगैरह ने, और सबने हालत ख़राब कर दी, तो इस टाइम पे तो बड़ा मूवमेंट चलना चाहिए था। ये क्या छुटपुट छुटपुट इंडिविजुअल सत्याग्रह चला रखे? पर ठीक है, गांधी जी वगैरह की एक मेंटेलिटी थी कि नहीं, अभी ब्रिटेन बड़ी कठिन कंडीशन में, अभी आंदोलन, बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, ठीक है, अभी सब्र रखो, बाद में करेंगे इनके खिलाफ। तो ये छोटा सा आंदोलन चला दिया। फिर और प्रेशर आया इंग्लैंड पे कि भाई नहीं, भारतीयों का सहयोग चाहिए चाहिए हमको, तो इन्होंने एक 1942 में, अभी तक युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वार चल रहा है, तो एक क्रिप्स मिशन भेजा। ठीक है, क्रिप्स मिशन, पहले था अगस्त ऑफर, फिर क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में क्या बोला गया कि ठीक है, सेम चीज़ है जो अगस्त ऑफर में थी ना, सेम ही चीज़ है, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे आपको, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लो आप लोग, ठीक है, जिसमें मेनली आप लोग क्या होगे, आप लोग चूज करोगे, वही लोग रहेंगे और वही आपका संविधान बनाएंगे। ठीक है, और कोई प्रोविंस, जैसे 11 प्रोविंस थे ना, ये 11 थे, इनमें से कोई सा भी प्रोविंस अगर भारत के साथ में रहना चाहता है तो भारत के साथ में रह सकता है, या अलग से ब्रिटेन के साथ में एग्रीमेंट करके अलग से भी हो सकता है। तो एक तरह से पाकिस्तान को बनाने के लिए हाँ कर दी गई। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे जिसकी गवर्नमेंट है, सपोज करो, आप देखो जिसकी सिंध में गवर्नमेंट है, सपोज करो, सिंध की जो गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है, वो डिसाइड करेगी कि वो भारत के साथ रहना चाहती है या अलग से कोई देश बनाना चाहती है। ये क्रिप्स में आ गया। इसको, इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया फिर से, बोले ये सब फालतू की बातें छोड़ो, ना तो हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, और फिर आप ये क्या बातें कर रहे हो कि सेपरेट अरेंजमेंट होगा, जिससे कि मतलब ये तो मतलब हमारे देश का बंटवारा हो गया इसमें। ठीक है, तो ये सब करके भारतीय सब परेशान हो गए, गांधी जी पे प्रेशर आ गया, सुभाष चंद्र बोस और इन सब का बहुत प्रेशर रहता था। तो इन्होंने बोला कि भैया ठीक है, अब तो हमको कोई बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, तुम लोग मान नहीं रहे, कुछ भी तुम्हारा देने की मंशा नहीं है, 3 साल हो गए युद्ध हुए, और आप डोमिनियन डोमिनियन का लड्डू हमको दे रहे हो, तो एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, अब भागो अंग्रेजों यहाँ से। ठीक है, मुखिया तो गांधी जी थे, अगस्त में स्टार्ट हुआ था, इसलिए अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी ने नारा दिया, डू और डाई, क्या तो कुछ काम करो, नहीं तो मतलब ऐसे डू और डाई का मतलब ऐसे नहीं होता कि सुसाइड कर लो, ठीक है, कुछ ना कुछ करो, है ना, देश के लिए कुछ ना कुछ करो। ठीक है, तो देखिए अब ये क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, बड़ा मूवमेंट, मतलब चौथा बड़ा मूवमेंट आ गया ये, पहला स्वदेशी, दूसरा नॉन कोऑपरेशन, तीसरा सिविल डिसोबीडियंस, और इस बार क्विट इंडिया मूवमेंट, बड़े मूवमेंट्स बता रहा हूँ। तो ये मूवमेंट में क्या हुआ कि क्यों ये स्टार्ट हुआ, क्योंकि अभी तक परेशान हो गए भारत के लोग, इतने सारे क्रिप्स ऑफर भी, ये जो फाइनल ऑफर आया था क्रिप्स का, वो भी ऐसे ही था, उसमें कुछ खास नहीं था, तो इंडियंस को मतलब एक तरह से बोला कि क्या डोमिनियन वगैरह करा रहे हो और भारत का बंटवारा कराने चाह रहे हो, तो ये नहीं चाहिए हमको। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि अब आंदोलन की बहुत ज़रूरत है। फिर वार टाइम पे बहुत हार्डशिप हो रही थी, मतलब अंग्रेज कुछ भी लूट पाट कर रहे थे भारत में, एक तरह से भारत की सारी संपत्ति वार में लगा दे रहे थे, तो भारतीयों का कोई डेवलपमेंट ही नहीं होता, भारत के लोग उससे परेशान थे, हमारी सेना को इधर उधर भेज रहे थे, सेना में जवान तो हमारे थे, वो मर रहे थे इधर उधर, तो ये दिक्कत है। फिर भारतीयों को लगा कि यार ये तो ब्रिटिशर्स का तो पतन होने वाला है, ये तो हारने वाले हैं, तो लोगों में एक जोश और भर गया। ठीक है, और फिर एक हो रहा था, जापान बहुत बढ़ रहा था, जापान हर हर कंट्रीज में, जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, और इधर बर्मा, इन पे, ये सारी की सारी एक तरह से यूरोप के अंडर थी पहले, तो धीरे धीरे जापान बढ़ रहा था इन पे, मतलब कब्जा करता आ रहा था, तो भारतीयों को लगा कि ये तो ब्रिटेन को हरा देगा और भारत पे जापान का कब्जा हो जाएगा, फिर हम 100 साल तक मतलब उन्हीं के अंडर रहेंगे, तो क्यों ना मतलब हम सब भारतीय एक साथ यूनाइटेड होकर एक मूवमेंट चलाए, और कल को जापान भी आएगा तो उसको भी भगा देंगे। ठीक है, तो एक तरह से जापान के इन्वेजन के, पॉसिबल जापान के इन्वेजन के लिए भी तैयार किया गया। ये सारी घटनाएं होने की वजह से AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग होती है बॉम्बे में, अगस्त 8 1942 को एक मूवमेंट होती है, और मीटिंग होती है, और उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन अब स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों को इसकी भनक हो गई कि भैया ऐसा करने वाले हैं बड़ा आंदोलन, और 1 ही दिन बाद में सारे बड़े बड़े लीडर्स को कहाँ हो गए, जेल में डाल दिया गया, मूवमेंट के लीडर्स को फिर से ख़त्म कर दिया गया। पर इस बार अलग चीज़ थी थोड़ी, पिछली बार क्या था कि पिछली बार जो लीडर्स थे उनके गायब हो जाने की वजह से मूवमेंट ख़त्म हो गया था, पर इस बार नहीं, इस बार छोटे छोटे और बहुत सारे लीडर्स तैयार हो गए थे इतने सालों में,
और उन्होंने अपने छोटे छोटे इलाकों में पूरा भारत में, चाहे गांधी जी जेल में चले गए या बड़े लीडर्स जेल में चले गए, बट फिर भी छोटे छोटे लीडर्स ने इस आंदोलन को जारी रखा, इसलिए ये बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। ठीक है, लोग जाते थे इसमें। क्या, जैसे जयप्रकाश नारायण है, आपको बिहार का एक बहुत बड़ा जेपी का नाम सुना होगा, तो जयप्रकाश नारायण ने अपना एक अलग ही बिहार में एक मूवमेंट चला दिया इसी टाइम पे। ठीक है, जिसमें आज़ाद दस्ता बनाते थे। ठीक है, आज़ाद दस्ता मतलब कुछ लोगों की फ़ौज बनाते थे, गुरिल्ला वारफेयर उनको सिखाते थे और अंग्रेज़ों पर अटैक करते थे। ठीक है, इस तरह से गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दे दिया। गांधी जी ने एक चीज़, अब इसमें क्या हो, देखो पहले वाले आंदोलनों में जब भी हिंसा हुई तो गांधी जी ने बोला कि नहीं, ख़त्म, ये आंदोलन नहीं ख़त्म हो। इस बार इसमें भी हिंसा होने लग गई, पर इस बार गांधी जी ने रोका नहीं आंदोलन इन हिंसाओं की वजह से। ना तो उन्होंने हिंसा को सपोर्ट किया, ना अपोज किया, और इस बार रोका भी नहीं। हालांकि उन्होंने 21 दिन का फास्ट किया, इसको कोई हिंसा उंसा ना हो, ना गवर्नमेंट की तरफ से हिंसा हो या भारतीयों की तरफ से हिंसा हो, तो जेल में 21 दिन का फास्ट जरूर किया इस चीज़ के लिए, बट कोई इसको रोक, इसके लिए मतलब आंदोलन नहीं रोका इस बार। तो ये एक अलग है ना, पहले वाले से। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी चलने लग गई इसके बाद में, लेटर फेज में, जब गवर्नमेंट ने बहुत सारा मैक्सिमम फोर्स के साथ में सप्रेस किया गवर्नमेंट ने इसमें, मतलब सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने ये बोल दे कि लाठी चार्ज और जो भी गोलियां चलाना, ये सब कुछ सबसे ज़्यादा किसी आंदोलन में किया तो क्विट इंडिया मूवमेंट में किया, पूरी फोर्स के साथ में किया। ठीक है, पर लास्ट फेज में जब गवर्नमेंट ने इतना सप्रेस किया कि आप ओपनली काम नहीं कर सकते हो, तो कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज चलने लगी। मतलब अंडरग्राउंड एक जैसे कि रेडियो चैनल चलाने लग गए, जिससे कि सारे घरों में एक आज़ादी के लिए एक रेडियो चैनल चलने लग गया, या बॉम्ब वगैरह इधर उधर सप्लाई करने लग गए, या न्यूज़पेपर होते ना, न्यूज़पेपर वैसे तो बैन थे बड़े वाले तो, पर छोटे छोटे न्यूज़पेपर घरों घरों में जाके और बच्चे बांटते थे, इनको बोलते हैं अंडरग्राउंड एक्टिविटी। ठीक है, तो एक तरह से इस तरह की एक्टिविटीज इस टाइम पे स्टार्ट हुई। उसके अलावा हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी ने सहयोग नहीं दिया है इस वाले क्विट इंडिया मूवमेंट में। ठीक है, इनकी अलग अलग अपनी अपनी मजबूरी थी, अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये एक तरह से मूवमेंट पूरा पूरा, और ये बड़े लेवल पे मूवमेंट हुआ, पूरे भारत देश के लोग इसमें यूनाइटेड थे। धीरे धीरे ये भी मूवमेंट ख़त्म हुआ, पर इसमें इतनी जातियाँ की गई थी कि वही अंग्रेज भारत के सारे लोग बहुत दुखी हो गए थे अंग्रेजों के साथ में। ठीक है, तो अब अंग्रेजों को पता था कि अगला और एक और मोमेंट हो गया तो हमको इतना मार मार के भगाएंगे कि कुछ हो नहीं पाएगा हमारा। तो अब इनको समझ में आ गया था कि अब हमको आज़ादी देनी पड़ेगी। ठीक है, इस मोमेंट को तो रोक लिया, पर ये गांधी जी वगैरह ने वापस से अगर मोमेंट स्टार्ट कर दिया 1-2 साल में, तो हमारी हालत इतनी होगी, जो हमने संपत्ति यहाँ पे बनाई है वो भी बिगड़ जाएगी, फॉरेन में हमारे इनके साथ में संबंध भी खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हमको अब चुपचाप से शांति से अब निकल जाना चाहिए भारत से। तो ये इसके बाद में अंग्रेज़ों की मेंटेलिटी पूरी चेंज होगी। हालांकि मोमेंट ख़त्म हो गया, पर अंग्रेज़ों की मेंटेलिटी इसके बाद में चेंज हो गई कि अब भारत को आज़ादी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, 1942 के अगस्त क्रांति के बाद में, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में। इसी के साथ में 1945 में जब युद्ध ख़त्म हुआ, विश्व युद्ध ख़त्म हो रहा था, ख़त्म होने के उस पर था, एंड पे था, तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट होती है INA मूवमेंट। देखिए ये कौन है, दिख रहे हैं आपको, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इनको ध्यान से देखिएगा। जब हमारी अंग्रेज़ों की सेना में ज़्यादातर लोग अभी भी कौन थे, वो भारतीय थे, और अंग्रेज किसके खिलाफ लड़ रहे थे, जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ मेनली। ठीक है, तो जब ये जापान के खिलाफ लड़ने के लिए इनको भेजा गया, क्योंकि जापान के खिलाफ लड़ रहे थे, तो जापान ने अटैक कर दिया सिंगापुर पे, मलेशिया पे, इन पे अटैक कर दिया। तो यहाँ पे भारतीय सेना को भेजा गया जापान से लड़ने के लिए, और जापान और भारतीय सेना में युद्ध हुआ। भारतीय मतलब ब्रिटिश सेना हार गई, और मोस्टली उसमें क्या कौन थे, अपने इंडियंस ही थे। तो उनको जेल में डाल दिया, मतलब जापान की सेना ने। अब जापान की सेना से भारतीय जो वहाँ पे जेलों में थे, जापानीज़ के अंडर जो भारतीय जवान जेलों में थे, उन्होंने जापानीज़ के साथ में एक मतलब संबंध बनाए कि हम तो खुद ही ब्रिटेन को हटाना चाहते हैं, आप हमको तो मौका दीजिए कम से कम, हम तो मजबूरी में आए थे आपके खिलाफ लड़ने के लिए, हम तो खुद ही हटाना चाहते हैं। तो जापान वालों ने बोला ठीक है, ये तो बढ़िया, हम तो यही चाहते हैं, आप हटाओ उनको। तो इन लोगों को सबको प्रिजन में जो डाल रखा था जापान ने, हरा के उनको छोड़ दिया और उनकी एक सेना बनने दिया, जिसका नाम है इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, ये बन गई भार। ठीक है, सबसे पहले इनको किसने बनाया था, 1943 में ये बनी।
कैप्टन मोहन सिंह इनके संस्थापक थे। ठीक है, इसकी बटालियन जो जो थी, तो टुकड़ियाँ थी, उनके नाम ऐसे थे: गांधी बटालियन, नेहरू बटालियन, सुभाष बटालियन और रानी लक्ष्मीबाई बटालियन। ये मतलब वुमेन की थी पूरी पूरी। देखिए सुभाष चंद्र बोस जब परेड में इनके शामिल होने आए तो ये सारी वुमेन है, आप देख सकते हैं, साथ में जो हैं ऑफिसर वो भी वुमेन है। तो इस रेजिमेंट को क्या बोलते थे, या बटालियन को क्या बोलते थे, रानी लक्ष्मीबाई बटालियन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता हो गई। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज की बाहर एक तरह से स्थापना हुई। क्यों हुई? क्योंकि जब ब्रिटेन की फ़ौज लड़ने गई जापान की फ़ौज से बाहर की तरफ तो हार गई, जेल में सारे के सारे कैद कैद कर लिए गए भारतीय फौजी। भारतीय फौजियों ने जापान के साथ मिलके बोला कि हम तो खुद ही ब्रिटेन को हराना चाहते हैं, तो आप हमको बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकाल दिया गया और उन्होंने अपनी एक सेना बना ली जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, INA या आज़ाद हिंद फौज। जापानियों ने भी बोला कि ठीक है, आप अटैक करो इंडिया पे पूरे पूरे, मतलब जाके हम आपके साथ में चलेंगे और साथ में ब्रिटेन को हराएंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने बाद में इस फोर्स को ज्वाइन किया और इन्होंने अपनी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट भी बनाई फॉरेन में, जिसको अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद भी बोलते हैं, आप आज़ाद हिंद के नाम से जो जानिए, इंटरिम गवर्नमेंट। इन्होंने एक अपनी गवर्नमेंट बना दी सिंगापुर में पहली बार। उन्होंने बोला कि वो भारत में जो ब्रिटेन गवर्नमेंट चल रही है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट नहीं, ये गवर्नमेंट है। कहाँ पे? सिंगापुर में। और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बना दी उन्होंने। ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही फेमस स्लोगन भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो ये सब चल रहा था। INA से रिलेटेड ये भी है, मोहन सिंह भी और सुभाष चंद्र बोस भी। इसके बाद में क्या हुआ कि जब ये सारी की सारी सेना बन गई तो अब इनके एक्साइटमेंट हो गया कि हमारे साथ तो जापान भी है, जाके इंडिया पर अटैक करते हैं और ब्रिटिशर्स को हटा देंगे। ठीक है, तो अब जापान, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमको सबको जाने दो। जापानीज ने बोला कि नहीं, सब नहीं जाओगे, आपकी एक टुकड़ी जाएगी। ठीक है, और हम चलेंगे साथ में, ऐसे क्या होगा? तो एक बटालियन भेजी, कैप्टन शाह नवाज खान के नेतृत्व में भेजी, अटैक करने के लिए इंडिया पे वाया बर्मा, बर्मा की तरफ से, आसाम की तरफ मतलब। पर क्या हुआ कि जापानीज ने उसमें बीच में से पीछे हट गए, है ना, जापानीज उसमें से पीछे हट गए और अकेली भारतीय सेना बच गई जिसके पास कुछ था नहीं, ना तो रिसोर्सेज ना कुछ, और ये जाके वहाँ पे वॉर में हार गए। हार गए तो फिर ब्रिटिशर्स ने इनको फिर से पकड़ लिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर नॉट हैप्पी कि आप मतलब हमारी सेना में थे और आप जाके जापानियों के साथ हो गए हमको ही हटाने के लिए। तो अब इनके ट्रायल लिए गए यहाँ पे, मतलब इनको कैद वापस से यहाँ पे कैद कर लिया गया भारतीयों को, INA जवानों को, और यहाँ पे इनके ट्रायल हुआ, मतलब इनके पेशी हुई कि इनका क्या किया जाए, फांसी दी जाए इनको या जेल में डाला जाए। तो इसको बोलते हैं INA ट्रायल्स या रेड फोर्ट ट्रायल, क्योंकि रेड फोर्ट में लाल किले पे सारी ट्रायल चल रही थी। ठीक है, ये हुई 1945-46 में। पर भारत के लोग इसके मतलब एक तरह से इन लोगों के सपोर्ट में थे सब लोग, इन मतलब सेना के जवानों की, क्योंकि उनको पता था ये तो हमारी आज़ादी के लिए तो जापानी इसका सपोर्ट लेके आ रहे थे। तो पूरे भारत में इनके साथ में बहुत सपोर्ट था और अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत गुस्सा था कि आप लोग इनको सज़ा नहीं दे सकते, सिंपल सी बात है। तो पूरे भारत में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चलने लगे, इवन सेना में भी प्रोटेस्ट चलने लगे कि ये तो हमारे भाई लोग थे यार, तो आप इनको क्यों सज़ा दे रहे हो। तो सेना में भी प्रोटेस्ट चलने लगे। तो ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि अब तो गड़बड़ हो रही है बिल्कुल, है ना, अगर हमने इनको सज़ा दे दी तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और हमको यहाँ से भगा दिया जाएगा, हमारी सेना ही हमारे खिलाफ भी हो जाएंगी। तो ये बड़े बड़े, एक तो बड़े बड़े मूवमेंट्स कौन से उस टाइम पे, क्विट इंडिया की वजह से उनको लगा कि अब दाल निकलने वाली भारत में। फिर INA के ट्रायल में भी उनको समझ में आ गया कि अब पूरा भारत यूनाइटेड हो गया और हमारी सेना भी धीरे धीरे हो रहा है कि हमारे खिलाफ हो जाए। तो ये दो बड़े मूवमेंट आ गए। तो फिर इन्होंने, अंग्रेजों ने फिर से चाल चली, शिमला में एक कॉन्फ्रेंस की 1945 में, इसको बोलते हैं वोवेल प्लान। वोवेल फिर मतलब नए, पहले लिलितगो थे, अब वोवेल आ गए नए वॉइस रॉय। ठीक है, फिर से वही कहानियाँ, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे भाई आपको। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अभी से बना लो चाहे तुम, कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट चलाती है पूरे भारत में, उसमें सारे मिनिस्टर आपके होंगे, बस वॉइस रॉय, है ना, गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय, और आर्मी का जो चीफ है वो हमारा होगा, मतलब ब्रिटेन का होगा, उसके अलावा सारी गवर्नमेंट आपकी है। तो भारतीयों ने बोला यार ये क्या, नहीं ये सब नहीं चाहिए हमको, है ना, मतलब सारी गवर्नमेंट में 5 मिनिस्टर हिंदूज के होंगे और 5 मिनिस्टर होंगे जो मुस्लिम्स के या दलित्स के होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? वोवेल ने क्या दिमाग लगाया? वोवेल ने बोला कि सेम डोमिनियन स्टेटस मिलेगा और जो
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आप संविधान आपकी सभा आप अभी से गठित कर लो, उसमें काम स्टार्ट करो, कैसा आपको कानून चाहिए। और जो गवर्नमेंट जो बनेगी अभी भारत को चलाने के लिए, उसमें सारे आप ही लोगों के होंगे, बट वॉइस रॉय और जो आर्मी का चीफ है वो ब्रिटेन का होगा, मतलब सारा तो मेन तो खुद ही ले लिया एक तरह से। और जो मिनिस्टर्स होंगे उसमें 5 हिंदू और 5 नॉन हिंदू होंगे। दोनों ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो बड़ी पार्टीज थी, उन्होंने दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर 1946 में एक और मिशन आया, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, 1946 में। इसमें 3 आदमी थे, क्रिप्स साहब को वापस से भेज दिया गया साथ में, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ठीक है। सेम चीज़ें फिर से बोलेंगे, देखना ये, मतलब सारे लोग सारे मिशंस एक एक करके सेम ही चीज़ बोलते हैं। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, बट आपको नाम पता होना चाहिए कौन कब आया था, और कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज़ है तो। इसने क्या किया, जो 11 प्रोविंस थे, है ना, उनको और छोटे मोटे और भी बन गए थे, इन सबको टोटल मिला के 3 भागों में डिवाइड कर दिया, हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, वेस्ट साइड के मुस्लिम प्रोविंसेस और ईस्ट साइड के। तो इनको इनको इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऐसा नहीं कि पूरे भारत का एक जैसी बनेगी, ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना सकते हैं और अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं, ठीक है। इसने एक बड़ी बात बोल दी कि कोई पार्टीशन नहीं होगा देश का, ठीक है। क्रिफ्ट ने बोला था पार्टीशन हो सकता है, इसने बोला पार्टीशन नहीं होगा। और प्रिंसली स्टेट्स जो है ना, वो फ्री हैं, वो चाहे तो गवर्नमेंट के साथ में रह सकते हैं, मतलब इंडिया के साथ में क्या रह सकते हैं, या ब्रिटिश के साथ में रह सकते हैं, या फ्री भी हो सकते हैं खुद का। और अभी के अभी हम एक गवर्नमेंट बना भी देते हैं जो भारतीयों की डिमांड थी, और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी अभी बना देते हैं, आप बोलो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और इंटरिम गवर्नमेंट मतलब जो अस्थायी सरकार अभी के अभी बना देते हैं, आप लोग रेडी हो तो, ठीक है। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम ने बोला कि नहीं अरे तुमने तो पार्टीशन ही मना कर दिया। तो अब एक इन्होंने मिशन चलाया 16 अगस्त 1946 को, जिसमें बोला लड़के लेंगे पाकिस्तान स्लोगन स्टार्ट हुआ और पूरे देश में वो फैलता गया। पर क्योंकि ये कैबिनेट मिशन आया था, तो ये इसके तहत गवर्नमेंट तो बनाती नहीं थी, तो इसके तहत इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी और मतलब अस्थायी सरकार भी बना दी गई जो पूरे देश को चलाने वाली थी, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी बना दी गई, ठीक है। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उसके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू उसके क्या थे, अध्यक्ष थे, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर थे। और मुस्लिम जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी, उसके राजेंद्र प्रसाद, उसके आपको पता ही होगा, उसकी कहानी अलग चलती है, वो पॉलिटी में आती है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी बन गई। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और इंटरिम गवर्नमेंट कौन से प्रस्ताव के बाद में आई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये आई थी कैबिनेट मिशन के बाद में, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और मुस्लिम लीग ने भी इसको पहले, कांग्रेस ने भी इसको अपोज किया था, पर कांग्रेस ने सपोर्ट करके, और ठीक है भाई गवर्नमेंट बना लेते हम लोग। और सेम मुस्लिम लीग ने भी इसको अपोज किया था, पर बाद में मुस्लिम लीग भी इसमें आ गई थी, शामिल हो गई गवर्नमेंट बनाने में। और लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गए थे भारत की अस्थायी सरकार के, ठीक है। फिर ये सब चल रहा था, गवर्नमेंट भी बन गई। अब आगे क्या करें, एटली जो वहाँ के क्लेमेंट एटली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि अब भारत आज़ाद हो जाएगा जून 1948 को, और लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट गवर्नर जनरल या वायस रॉय होंगे, ठीक है। भारत आज़ाद 1948 को जून में। पर कुछ भी ऐसी घटनाएं हुई कि उन्होंने बोला कि जब माउंटबेटन आया इंडिया में, तो बोला इतना लेट करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हम लोग 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाएगा, मतलब एक साल पहले ही, ठीक है। और रेड क्लिफ कमीशन बनाया जाएगा कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री खींचने के लिए एक मतलब एक बाउंड्री खींची जाएगी, तो उसके लिए रेड क्लिफ कमीशन बनाया जाएगा। और प्रिंसली स्टेट कोई इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, उनको क्या तो भारत के साथ में आना पड़ेगा या पाकिस्तान के साथ जाना पड़ेगा। इसी वजह से कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के इश्यूज आए। आपको पॉलिटी में कभी ना कभी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा कुछ दिनों के लिए, इमीडिएटली, ठीक है, कुछ दिनों के लिए मिलेगा। उसके बाद में आपकी मर्जी, आप रहना चाहो डोमिनियन के अंदर, मतलब महारानी को मानना चाहो या नहीं मानना चाहो, आपकी मर्जी। उसके बाद आप बाहर भी निकल सकते हो। और लॉर्ड माउंटबेटन कुछ दिनों के लिए गवर्नर जनरल रहेंगे इंडिया के और पाकिस्तान के भी, ठीक है, ये चीज़ है। फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई। इसी के साथ भारत को मिल गई आज़ादी। और ये न्यूज़पेपर है जिस दिन भारत को आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947 का न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर है। और ये देखो, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड
ठीक है, ये रे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसी के साथ भारत को आज़ादी मिल जाती है। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए इस न्यूज़पेपर में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं, आपको दिख रहा है कुछ? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक्स ओवर, माउंट बेटन अपॉइंटेड एट गवर्नर जनरल ऑफ, ठीक है, एटली उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के? ब्रिटेन के। हेल्प द रिफ्यूजीज, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, मतलब रिफ्यूजीज की घटनाएं बहुत उस टाइम पे, जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन होने की वजह से कोई इधर का भारत का पाकिस्तान में जाना चाह रहा था, पाकिस्तान के भारत में आना चाह रहे थे, तो उनके साथ में बहुत गलत हुआ उस टाइम पे ना। ठीक है, तो ये सारी सारी चीज़ें आपको देखो इस एक ही न्यूज़पेपर में दिख जाती हैं। ये मैंने टाइम लाइन ऑफ इवेंट्स बनाई है क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ तो बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ किसके बाद क्या हुआ, तो थोड़ी सी देख देख के मैंने बना दी कि किसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो आपको याद करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी इसके हाथ में। इसके बाद में ये नहीं है, ऐसे एरो वगैरह थोड़ा ठीक से देखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया, 37 में इलेक्शन हुए, 39 में वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हो गया, और वर्ल्ड वार टू में जब ब्रिटेन हारने लग गया तो इंडिया वालों को एक अगस्त ऑफर दिया, अगस्त ऑफर में कुछ मिला नहीं तो भारतीयों ने एक सत्याग्रह चला दिया। इसके बाद में फिर से दूसरा ऑफर दिया ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को, जिसको बोला क्रिप्स मिशन। फिर इसमें भी कुछ नहीं मिला तो भारतीयों ने क्विट इंडिया मूवमेंट चला दिया, बोला अब बड़ा आंदोलन होगा, और इसके बाद में उनकी हालत टाइट होगी भारतीय उनकी ब्रिटिशर्स की। उसके बाद में तीन इन्होंने छोटे छोटे प्लान दिए, वावेल प्लान दिया, कैबिनेट मिशन दिया, और माउंट बेटन दिया। माउंट बेटन से फाइनल आज़ादी बनी, कैबिनेट मिशन से हमारी इंटरिम गवर्नमेंट ऐसा सरकार, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। ठीक है, और वो वेल से तो कुछ नहीं बना था, ये ऐसे ही। ठीक है, और फाइनली हमारे देश को आज़ादी मिल गई, चलो बजाओ ताली। ठीक है, मिल गई आज़ादी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय की होगी। ठीक है, और मज़ा भी आया होगा। मैं ट्राई किया हूँ कि आपको जितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे उतना आपके लिए बेटर है। आप लोगों की मर्ज़ी, आप इसमें से कितना लीजिएगा, है ना। अगर आप छोटे मोटे कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो छोटी छोटी भी चीज़ें लोगे, और आप, अब मेरा ये है कि आपको इतना पढ़ाया है तो आपको अब कहीं से भी पढ़ोगे तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, हालांकि ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है, आप इन नोट्स को अगर कोई इंग्लिश में पढ़ता है तो आपके लिए नोट्स सफिशिएंट है, मैं एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। आप लोगों को और कहीं से पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट बनता है फिर भी कुछ और पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में ये हिस्ट्री की क्लास ख़त्म होती है। कल थोड़ा मटेरियल और दूंगा मैं, उसके बाद में आपका पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी।